सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का एक प्रमुख प्रकरण जिसका नाम है क्रिया। विद्यार्थियों, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं कि क्रिया क्या होती है। विद्यार्थियों, जो क्रिया है उसकी परिभाषा इस प्रकार है: जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं। यानी जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के करने या होने का बोध हो वो शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया कहलाएंगे। अब वो शब्द कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, खेलना आदि। अब विद्यार्थियों, जब हम क्रिया पढ़ते हैं तो इसके साथ में ही एक शब्द और आता है धातु। कि ये धातु क्या होता है? तो विद्यार्थियों, धातु किसे कहते हैं? जो संस्कृत व्याकरण है, संस्कृत व्याकरण में क्रियाओं के मूल रूप को धातु कहा जाता है। कि जो संस्कृत व्याकरण होती है उसमें जो क्रियाएं हैं उनकी जो बेस फॉर्म है, अर्थात जो मूल रूप है, क्रियाओं का जो मूल रूप है उसे हम क्या बोलते हैं? धातु कहते हैं। और जो धातु है वो दो प्रकार की होती है। विद्यार्थियों, जो धातु है वो कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। उसका जो पहला प्रकार है मूल धातु और दूसरा प्रकार है यौगिक धातु। जो मूल धातु है वो क्या होती है? यह स्वतंत्र होती है, किसी पर निर्भर नहीं करती। जो मूल धातु है ये किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती है। जैसे आ, जा, खा, पी, ये सब क्या है? मूल धातु। और जो यौगिक धातु हैं ये मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या फिर दो धातुओं को जोड़कर अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती हैं। जैसे जो रो है, रो क्या होगा विद्यार्थियों? रो है मूल धातु, इसमें ना जोड़ दिया तो क्या बना? रोना। धो है, इसमें धोना, रोना धोना। बात करना तो इसको क्या कर दिया? बतियाना। देना या दिलवाना, करवाना, ये सब क्या हो गए विद्यार्थियों? यौगिक धातु। अर्थात जो मूल धातु है उसमें या तो हम कोई प्रत्यय जोड़ दें या फिर दो धातुओं को आपस में जोड़ दें या फिर संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा दें तो वहां पे क्या बन जाएगी? यौगिक धातु बन जाएगी। अब विद्यार्थियों वापस आते हैं क्रिया पे। कर्म के आधार पर जो क्रिया है वह दो प्रकार की होती है। पहली है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। विद्यार्थियों, जो अकर्मक क्रिया है वो क्या है? कि जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। विद्यार्थियों, जिन क्रियाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहती हैं। मतलब उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहा जाता है। अब उसमें ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं? जैसे हंसना, दौड़ना, रोना, रेंगना, सुनना, चलना। और विद्यार्थियों, इन क्रियाओं के साथ में हमेशा याद रखें कि किसी भी प्रकार के कोई कर्म की आवश्यकता नहीं होती, यानी इन क्रियाओं के साथ कोई कर्म नहीं आता। अब विद्यार्थियों, जो कर्म के आधार पर क्रिया है उसका दूसरा प्रकार है सकर्मक क्रिया। जो सकर्मक क्रिया है इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है। यानी सकर्मक क्रियाएं क्या है? इनका प्रभाव किन पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है, जबकि अकर्मक में किस पर पड़ता है? कर्ता पर। तो जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रियाएं। और ऐसी जो क्रियाएं हैं उनमें कर्म की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती। अब विद्यार्थियों, सकर्मक क्रिया के जैसे कुछ उदाहरण है। राम पत्र लिखता है। विद्यार्थियों, ये जो है लिखता है जो है क्रिया, इसके साथ में कर्म कौन सा आया? पत्र। भंवरा फूलों का रस पीता है। विद्यार्थियों, पीता है ये क्रिया है और इसके साथ में कौन सा आया? कर्म, रस। मैं खाना खा रहा हूँ, खा रहा हूँ क्रिया है और इसके साथ में विद्यार्थियों कर्म कौन सा आया? कर्म आया खाना। उम्मीद है आपको सब
आप सबको समझ में आया होगा। एक बार दोबारा देखते हैं इनको, अकर्मक और सकर्मक को। विद्यार्थियों, जो अकर्मक हैं उनमें जो अकर्मक क्रियाएं हैं उनका प्रभाव कर्ता पर पड़ता है और ऐसे में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हंसना, बच्चा हंस रहा है, वे दौड़ रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, सांप रेंग रहा है, वह सुन रहा है, वह चल रहा है। तो विद्यार्थियों, ये जो इस तरह की जो क्रियाएं हैं इनमें कर्म नहीं आता है, जबकि सकर्मक क्रियाएं हैं उनमें क्या होता है, प्रभाव कर्म पर पड़ता है। और क्रियाएं कैसी होंगी, ये सकर्मक क्रियाएं होंगी और ऐसी क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता होती है। अब इसमें विद्यार्थियों कर्म कैसे होता है, देखो, राम पत्र लिखता है, लिखना क्या है, क्रिया है, और कर्म कौन सा आ गया, पत्र, जबकि अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं आता। भंवरा फूलों का रस पीता है, रस देखो पीता है क्या है, क्रिया, और जो रस है ये क्या है, कर्म। मैं खाना खा रहा हूँ, ये क्या होगा विद्यार्थियों, ये होगा क्रिया, और जो खाना है ये क्या होगा, कर्म। अब जो सकर्मक क्रियाएं हैं वो भी दो प्रकार की होती हैं। विद्यार्थियों, जो सकर्मक क्रियाएं हैं वो कितने प्रकार की हैं, दो प्रकार की। उनका प्रकार कौन कौन सा है, एक होता है एक कर्मक और एक होती है द्विकर्मक। यानी एक कर्मक का अर्थ क्या है विद्यार्थियों, एक कर्मक अर्थात जहाँ पे एक कर्म हो, और द्विकर्मक अर्थात जहाँ पे दो कर्म हो। अब एक कर्मक क्रिया जो विद्यार्थियों है उसकी परिभाषा क्या है, जिन क्रियाओं के साथ एक कर्म होता है वे एक कर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह खाना खा रहा है, विद्यार्थियों यहाँ पे क्रिया क्या है, खा रहा है, और इसके साथ में कर्म क्या है, खाना, कि वह क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। तो जो खा क्रिया है उसके साथ में कर्म कौन सा है विद्यार्थियों, खाना। मैं पत्र लिखता हूँ, लिखना क्या है विद्यार्थियों, लिखता हूँ क्या है, क्रिया है, और इसके साथ में कर्म कौन सा है विद्यार्थियों, कर्म आया है पत्र। तो जो लिखना क्रिया है इसके साथ में क्या आया है, पत्र, एक कर्म आया है। तो यहाँ पे जो कर्म है वो कितने हैं इन दोनों उदाहरणों में, सिर्फ एक एक कर्म है, इसलिए यहाँ पे क्रियाएं कौन सी क्रिया होगी, एक कर्मक क्रिया होगी। इसके आगे देखते हैं विद्यार्थियों, द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं वहां पे क्या होंगी, वो क्रियाएं क्या कहलाएंगी, द्विकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। अब विद्यार्थियों इसका पहला उदाहरण देखते हैं, राम पेन से पत्र लिख रहा है। विद्यार्थियों, जो लिख रहा है ये क्या है, ये एक क्रिया है। अब इसके साथ में जो कर्म है वो दो कर्म आए हैं। विद्यार्थियों, कौन कौन से कर्म आए हैं, एक है पत्र और एक है पेन। यहाँ पे जो लिख रहा क्रिया है उसके कितने कर्म हैं, दो कर्म हैं। कौन कौन से, पेन और पत्र। लिखना क्रिया के दो कर्म हैं, कौन कौन से हैं, पेन और पत्र। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी होगी, द्विकर्मक। राम ने श्याम को रुपये दिया, मतलब दिए, यहाँ पे दिए होगा, दिया गलती से लिखा। राम ने श्याम को रुपये दिए। अब यहाँ पे जो देना क्रिया है इसके साथ में दो कर्म है, कौन कौन से, रुपए और श्याम। तो जो देना क्रिया है इसके साथ में कौन कौन से कर्म आ गए विद्यार्थियों, दो कर्म आए हैं, श्याम और रुपए। विद्यार्थियों, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि यहाँ पे कर्म है या नहीं। तो विद्यार्थियों, हम कोई भी उदाहरण लेते हैं। जैसे एक उदाहरण ये ले लिया, वह खाना खा रहा है। इसका हम क्वेश्चन बना देंगे, किससे, क्या से। क्या से अगर हम प्रश्न बना देंगे इसका, और अगर इसका आंसर हमें मिल जाए तो क्या होगा, वहां पे कर्म होगा। अगर आंसर इसका नहीं मिले तो क्या होगा, वहां पे कर्म नहीं होगा। जैसे वह खाना खा रहा है, इसमें आपको क्रिया रखनी है, सब्जेक्ट जो है वह ये भी रखना है, और आपको प्रश्न बना देना है। प्रश्न कैसे बनाएंगे, वह क्या खा रहा है, तो इसका आंसर हमें मिलता है, वह क्या खा रहा है, खाना खा रहा है। तो यहाँ पे जो खाना है वो क्या होगा, कर्म होगा। मैं पत्र लिखता हूँ, इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, मैं क्या लिखता हूँ, तो इसका आंसर क्या मिल रहा है हमें, पत्र लिखता हूँ। क्या लिखेगा, पत्र, तो पत्र क्या होगा यहाँ पे, कर्म। विद्यार्थियों, द्विकर्मक क्रियाओं में देखते हैं, राम पेन से पत्र लिख रहा है। राम पेन से क्या लिख रहा है, आंसर मिलता है पत्र।
राम ने श्याम को रुपए दिए। यहाँ पे क्या है, ये दिए है। राम ने श्याम को रुपए दिए। तो यहाँ पे विद्यार्थियों क्या से अगर हम प्रश्न बना देंगे और उसका आंसर अगर हमें मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, कर्म होगा। राम ने श्याम को क्या दिए, रुपए दिए। रुपए जो है वो हमें आंसर मिलता है, इसलिए क्या होगा, रुपए। प्रश्न रुपए क्या होगा, कर्म होगा। अब इसी प्रकार जब विद्यार्थियों हम अकर्मक क्रियाओं में आते हैं, इनमें तो इनमें जब हम क्या से प्रश्न बनाते हैं तो हमें उसका उत्तर नहीं मिलता है, अर्थात वहां पे कर्म नहीं होगा। जैसे मैं कहूं वह हंस रहा है, अगर हम इसे क्या से प्रश्न बना दें इसका तो क्या बनेगा कि वह क्या हंस रहा है। इसका कोई उत्तर मिलेगा, हमें नहीं मिलेगा। वह दौड़ रहा है, वह क्या दौड़ रहा है। वह रो रहा है, वह क्या रो रहा है। सांप रेंग रहा है, सांप क्या रेंग रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अकर्मक क्रियाओं में जब हम क्या से प्रश्न बनाते हैं तो हमें क्या का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए वहां पे कोई कर्म भी नहीं होता। कर्म नहीं होगा तो हमें क्या का उत्तर नहीं मिलेगा। तो वहां पे हम आसानी से पहचान सकते हैं कि यह कर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है, अर्थात यहाँ पे कोई कर्म है या नहीं। अब इसके पश्चात विद्यार्थियों हम पढ़ते हैं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। जो संरचना है उसके आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, उसमें विद्यार्थियों से कई भेद हैं, लेकिन हम जो मेन भेद है यानी मेन प्रकार हैं जो हमारे सिलेबस में है वो हम पढ़ते हैं, वो निम्नलिखित हैं। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया और चौथा है कृदंत क्रिया। विद्यार्थियों यहाँ पे जो चौथा है ये गलती से पांचवा लिखा गया है, यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। अब इसके पश्चात विद्यार्थियों जो प्रेरणार्थक क्रिया है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, प्रेरणा, प्रेरणा देना, अर्थात जब कोई कर्ता स्वयं किसी काम को न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहां प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे लिखवाना, करवाना, बुलवाना, खुदवाना, पढ़वाना। विद्यार्थियों जब कोई भी कर्ता खुद तो काम ना करे और दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित कर दे तो वहां पे क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसे कोई खुद ना लिखे बल्कि किसी से लिखवाए, लिखवाना। खुद काम ना करे बल्कि करवाना। खुद ना बुलाए बल्कि बुलवाना। खुद ना खोदे बल्कि खुदवाना। खुद ना पढ़े बल्कि पढ़वाना। तो ये क्या होंगी, प्रेरणार्थक क्रियाएं। इसके पश्चात विद्यार्थियों संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से बनने वाली क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहा जाता है। जब जो क्रिया है दो या दो से अधिक धातुओं के सहयोग से बनती है तो वहां क्या होगी, संयुक्त क्रिया होगी। जैसे खो देना, पा लेना, छीन लेना। यहाँ पे ये जो क्रियाएं हैं इन क्रियाओं में खोना, पाना और छीनना, इनके साथ देना और लेना जैसी क्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ये क्या होंगी, संयुक्त एक क्रिया। खो देना, पा लेना, छीन लेना। यहाँ पे खो के साथ में क्या है, देना, लेना, लेना, यानी खो देना, पा लेना, छीन लेना। ये क्या हो गई विद्यार्थियों, यहाँ पे संयुक्त क्रियाएं। और अगर हम इनको यूं लिखें, खोना, पाना, छीनना, ये भी क्या है, संयुक्त क्रियाएं ही हैं। कैसे, क्योंकि खोना में क्या जुड़ा हुआ है, खो देना। खोना में क्या है, खोना अगर हम अलग अलग करके लिखें तो क्या होगा, खो देना, पा लेना, छीन लेना। तो यहाँ पे ये भी क्या होंगी, संयुक्त क्रियाएं। इसके पश्चात है विद्यार्थियों नाम धातु क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों जो नाम धातु क्रिया है वो किससे बनती है, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से। जैसे बात जो संज्ञा है उससे क्या बनेगा, बतियाना। हाथ से क्या बनेगा, हथियाना। लात से क्या बनेगा, लतियाना। शर्म से क्या बनेगा, शर्माना। और झूठ से क्या बनेगा, झुठलाना। तो ये क्या होंगी, नाम धातु क्रिया जो कि संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया। और विद्यार्थियों अंत में है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया क्या है विद्यार्थियों, कृत प्रत्यय के सहयोग से बनने वाली क्रिया को कृदंत क्रिया कहते हैं। विद्यार्थियों जो कृत प्रत्यय है ये क्या है, कृत प्रत्यय वो है जो किसी क्रिया के अंत में लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, कृदंत क्रिया कहते हैं।
नहीं, ये जो कृत प्रत्यय है ये क्या है, जो किसी क्रिया के अंत में लगता है, और जब कृत प्रत्यय के संयोग से कोई क्रिया बनती है तो उन्हें क्या कहेंगे हम, कृदंत क्रिया। जैसे हंसना से, हंसना में ता जुड़ा तो क्या बना, हंसता, फिर चलता, भागता, रोता, दौड़ता आदि। उम्मीद है विद्यार्थियों आपको क्रिया समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।